नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़े विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। ये विरोधाभासी खबरें बड़ा हैरान कर देती हैं। आपको भी जरूर हैरान किया होगा इन विरोधाभासी खबरों ने। जैसे कि एक खबर आई कि प्रधानमंत्री ईश्वरप्पा को फोन करते हैं। ईश्वरप्पा कौन है? कर्नाटक में बीजेपी के वो नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एक पाटिल नाम के ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा कि 40% कमीशन ईश्वरप्पा मांग रहे थे, जो उस समय ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री थे। उनको पद से हटा दिया गया। मामले की सीआईडी को जांच सौंपी गई। सीआईडी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन रीइंस्टेट नहीं किया गया। और ईश्वरप्पा को फोन किया और उनकी लॉयल्टी के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। भ्रष्टाचार के एक आरोपी को प्रधानमंत्री फोन करते हैं और प्रधानमंत्री की नजर में भ्रष्टाचार का एक मामला लाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है, सम्मन जारी करती है। विरोधाभासी खबर है। सूरत की भी, कुल मिलाकर गुजरात की भी। सूरत का जो सेशन कोर्ट है वो मानहानि के मामले में राहुल गांधी की कन्विक्शन पर स्टे की अपील को ठुकरा देता है। और सूरत की एक अन्य अदालत नरोदा गांव में माया कोडनानी, जो पूर्व मंत्री हैं, बाबू बजरंगी और कुछ अन्य नेता लोगों को, करीब 67 कुछ बताए जाते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर देता है, जिसमें 11 मुसलमानों की हत्या करने का, जलाने का उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया गया था। किसी एक को छोटी सी न्यूनतम सजा भी नहीं दी जाती, 2 महीने 3 महीने की। और राहुल गांधी को आपराधिक मामले में, आपराधिक मानहानि के मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा मिलती है, जो 1860 में जब से ये कानून बना था, इक्का दुक्का लोगों को ही मिली है। लेकिन मामला सत्यपाल मलिक का बड़ा विचित्र है। सीबीआई सम्मन जारी करती है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में सफाई आपसे लेनी है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये मामला 2018 का है। एक था कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस देने का, जिसमें प्राइवेट कंपनी रिलायंस की हिस्सेदारी का, और दूसरा एक पनबिजली योजना का। और ये आरोप लगाया गया सत्यपाल मलिक जैसी शख्सियत ने करीब 300 करोड़ की रिश्वत का पेशकश थी। 150 करोड़ एक मामले में, 150 करोड़ एक मामले में। और आरएसएस से जुड़े हुए एक नेता का नाम लिया गया और प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी गई। तो सीबीआई को क्या करना चाहिए था? जीरो टॉलरेंस है। सीबीआई अच्छा काम कर रही है, सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन विजल ब्लोअर को इस तरह से सम्मन जारी करना, ये क्या कहलाता है? चलिए, विजल ब्लोअर को सम्मन जारी कर दिया, लेकिन विजल ब्लोअर के साथ साथ जिस पर आरोप लगाया गया है आरएसएस से जुड़े नेता पर, क्या उसको सम्मन जारी किया गया? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक नोट भेजा गया कि क्या क्या जानकारी दी गई थी? नहीं। तो एक तरफा क्यों? फिर दिल्ली के अंदर खाप पंचायतें सत्यपाल मलिक के समर्थन में आती हैं। वहाँ खाना पीना का दौर चल रहा होता है या खाना बन रहा होता है। दिल्ली पुलिस पहुँच जाती है कि इजाज़त नहीं ली और कुछ लोगों को हिरासत में लेती है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मोटे तौर पर कहीं इधर जाकर वही उधर जाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या चल रहा है? मीडिया रिपोर्ट नहीं करता है। मीडिया की खामोशी भी अपने आप में यहाँ एक बड़े सवाल पैदा करती है। सत्यपाल मलिक ने 3 चीजें कही थी, जिसमें से 2 भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी। एक का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब उनको गोवा का राज्यपाल बनाया था तब उन्होंने प्रधानमंत्री से 1 नहीं 2 नहीं कई बार कहा था कि आपका ये मुख्यमंत्री है, ये पैसा खा रहा है, और उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो सत्यपाल मलिक का कहना था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर परहेज वाली बात उन्होंने कही थी। और तीसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार से ही जुड़ी हुई एक और बात कही थी, भ्रष्टाचार से ज़्यादा सरकारी नाकामी को लेकर कि पुलवामा में जो सीआरपीएफ का मूवमेंट हो रहा था उसके लिए उन्होंने 5 हवाई जहाज देने की बात कही थी, जिसे उस समय गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह होते थे, ठुकरा दिया था। और पुलवामा में जब हुआ हमला और 40 लोग शहीद हुए, तो सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से कहा, जो उस समय जिम कॉर्बेट में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कि साहब गलती तो हम लोगों की है,
तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर आप चुप रहिए, ये कुछ और है, आप चुप रहिए इस पर अभी। तो ये भी एक गंभीर सवाल उठा था। तो इन सवालों के जवाब जनता नहीं जानना चाहती। आखिर सत्यपाल मलिक कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, राज्यपाल रहे हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत लंबे समय तक उन्होंने पॉलिटिकल इनिंग खेली है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अब राजनीति, गवर्नरशिप छोड़ने के बाद राजनीति में हाथ पांव आजमा रहे हैं। हाथ पांव आजमा रहे हैं, ठीक है, देश का कोई संविधान ये नहीं कहता कि पूर्व राज्यपाल राजनीति में नहीं उतर सकता। एनडी तिवारी तो राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश के, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। सुशील कुमार शिंदे का भी ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने आता है कि वो भी राज्यपाल थे, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। तो मोटे तौर पर सत्यपाल मलिक की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बात करना जरूरी है, या सत्यपाल मलिक जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करना जरूरी है, उसको सीरियसली लेना जरूरी है। आप भी कहेंगे सीरियसली लेना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ कहा है, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, तो जितने भी पक्ष है उन सब से पूछताछ होनी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष से क्यों, विसल ब्लोअर से क्यों? क्या जिनका नाम उन्होंने लिया, मुझे नहीं मालूम इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, राम माधव का नाम उन्होंने लिया कि वो सुबह सुबह उनके घर 7 बजे पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री की जानकारी में ये बातें ला दी गई थी। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? क्या राम माधव को सम्मन जारी नहीं होना चाहिए था? या ये नहीं पूछना चाहिए था सीबीआई ने कि आप पर इतने गंभीर आरोप लगे, आप खामोश रहे, आपने खंडन जारी क्यों नहीं किया, आप अदालत में क्यों नहीं गए, आपने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, आप क्यों खामोश रहे? कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जिस ढंग से रिएक्ट कर रही है उससे साफ साफ पता लग गया है कि सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं उससे प्रधानमंत्री हिल गए हैं और प्रधानमंत्री के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, और एक तरह से प्रधानमंत्री ने तस्दीक कर ली है कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सत्यपाल मलिक अब तो बीजेपी में नहीं है। अगर सत्यपाल मलिक के आरोपों में दम नहीं होता तो आईटी सेल बीजेपी का क्या खामोश रहता? बीजेपी के मंत्री क्या खामोश रहते? राहुल गांधी कुछ बोलते थे तो 4-4 मंत्री उनके पीछे लगा दिए जाते थे। तो क्या प्रवक्ता चुप रहते? क्या मीडिया पर इसमें बहस नहीं हो रही होती या कार्रवाई नहीं जा रही होती, जहां बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाकर सफाई दी जा रही होती और उल्टे 4 आरोप सत्यपाल मलिक पर ठोक दिए गए होते? अगर उनके पास कहने के लिए कुछ है, यानी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री दफ्तर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के मंत्रियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, प्रवक्ताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आईटी सेल के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और सत्यपाल मलिक यूं डरने वाले नेता भी नहीं है। उन्होंने तो साफ ही कह दिया था मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हालांकि सिक्योरिटी की बात को लेकर वो थोड़े दुखी हैं कि एक पीएसओ मिला हुआ है, जबकि सिक्योरिटी थ्रेट अच्छा खासा है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी हासिल करने के लिए वो इस तरह के संगीन आरोप लगा देंगे, ये बात कम से कम मेरी हजम नहीं होती। आपके हो सकता है वो हजम हो रही हो, तो मैं कह नहीं सकता। और दूसरी बात है कि सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा था कि उनके साथ उनकी जाति है, जाट वोट है, बैंक है, और हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, और भी कुछ करीब 11 राज्यों में माना जाता है मोटे तौर पर, कहीं कम कहीं ज़्यादा करके। और खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतें उनके पक्ष में आ ही गई हैं, और जिस ढंग से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की उससे आने वाले वक्त में खाप पंचायतों का असर और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। और ये बात क्या बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, ये बात भी बीजेपी को समझने की ज़रूरत है। लेकिन हाल फिलहाल क्या एक वर्ग ये चाहता है बीजेपी में कि प्रधानमंत्री हर चीज़ से ऊपर है, प्रधानमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, प्रधानमंत्री को लेकर कोई अगर आरोप लगाए तो उन आरोपों को गंभीरता से कतई लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, उन आरोपों में कोई दम नहीं है, और अब आरोपों से भी ऊपर हो गए हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना करना, बीजेपी के नेता कहते हैं, देश की आलोचना करना है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का मतलब है देशद्रोही काम करना, देश के खिलाफ काम करना है। जब ऐसी सोच है तो फिर सत्यपाल मलिक के हिस्से का जो सच है उसके साथ मीडिया भी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा और लोग भी खड़े दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जनता को जोड़ने की कोशिश सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, और जनता जब जुड़ती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।